वारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवाद भगिनी। धन्यवादः। अधुना अहं मनीष महोदयं निवेदयामि, कृपया अद्यतनकक्षां स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज तो महोदय अभ्यास वर्ग नहीं करना है ना? आपके ऊपर है सर, यदि आप करा सकते तो करा दीजिए, नहीं तो धनाधिगम शुरू करते। पूरा कर देंगे ना जो बाकी का, थोड़ा क्विकली। अभ्यास ही करवाना है? हाँ, अभ्यास हो पूरा हो जाएगा और थोड़ा क्विकली, डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। ओवरव्यू। नहीं, हम लोग का लास्ट में भवादिगण हो गया था, तो बाद का गण का चालू कर लेते हैं। बाकी का गण का वही बोलता हूँ कि थोड़ा इससे जाएंगे, स्पीड से थोड़ा जाएंगे। ठीक है महोदय, एक मिनट। तो भवादिगण प्रारंभ करते हैं। मैं आपको शेयर स्क्रीन कर देता हूं। देखिए, यहां से आपका दिवादिगण प्रारंभ होता है। दिवादिगण के प्रारंभ होते ही आपको सबसे पहले क्या करना है कि दिवादिगण जो एक नाम रखा गया, इस गण का नाम रखने का प्रयोजन क्या है? तो कोई बता सकता है इस गण के नाम रखने का प्रयोजन क्या है? सर पुनः एक बार आप पूछिए क्वेश्चन। हाँ महोदय, क्वेश्चन मनीष महोदय, इसमें जो दिवादी गण में दिव धातु है ना स्टार्टिंग में जी, स्टार्टिंग में जो धातु होती है उसी पर ही मतलब उनका नाम दिया गया है ना सारे। जी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। दिवादिगण में दिव धातु आदि में होनी चाहिए, इसलिए उसे दिवादिगण कहते हैं। पर लेकिन जब आप पाणिनि जी का मूल पाठ देखेंगे ना, ये जब पाणिनि जी का मूल पाठ देखेंगे तो पाणिनि जी के मूल पाठ में आपको दिव्य धातु सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, माता जी ने क्या किया है, उस धातु पाठ में हल्का सा चेंजेस किया है कि जो आपकी महत्वपूर्ण धातु हैं, जो धातु आपकी कैसी हैं, विशेष हैं, उनको पहले रख दिया है, और जो धातु एक जैसी है उनको अलग रख दिया है। ठीक है, समझ में आया महोदय आपको? हरिओम। हाँ, श्रूयते महोदय। ठीक है, अब देखिए, दिवादिगण एक नाम रखने, दिवादिगण बनाने की क्या जरूरत थी? तो दिवादिगण की धातुओं से एक अलग विकर्ण करना था, जो विकर्ण का नाम क्या है? शन। तो दिवादिभ्यः शन। अब हम दिवादिगण की धातुओं से शन विकर्ण करेंगे। सबसे पहले हमें शन विकर्ण की पहचान करनी है। शन विकर्ण हमारा कैसा है, कोई बताइए शन विकर्ण की पहचान क्या है? शीत है। शीत का प्रयोजन क्या है? सार्वधातु। शीत का प्रयोजन क्या है? सार्वधातुक अपित। अपित 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 हलादि अपित सार्वधातुक है। शन कैसा है आपका? हलादि अपित सार्वधातुक। हलादि अपित सार्वधातुक होने के कारण क्या है कि इसको अपित होने से गुण निषेध हो जाएगा, अपित होने से गुण निषेध हो जाएगा। ठीक है, और इसमें वो सूत्र नहीं लगेंगे जो अजादि प्रत्ययों को निमित्त मान करके लगते हैं। ठीक है, हलादि प्रत्ययों को निमित्त मान करके जो सूत्र लगते हैं वो लगेंगे। सबसे पहले देखिए, त्रसी उद्वेगे धातु आपकी क्या है? त्रसी उद्वेगे। तो अब त्रसी धातु में क्या होगा? आपने सूत्र पढ़ाई है सभी ने, वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशः। तो उन धातुओं में त्रस धातु भी आती है। तो क्या करता है ये सूत्र कि उन धातु से विकल्प से शन प्रत्यय लगता है। तो आपने जब शन लगाएंगे तो क्या लगेगा आपका? त्रस्यति। ठीक है, और जब शप लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका? त्रसति। कोई ज्यादा कुछ नहीं है, त्रस धातु है, शन का य है और ती प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? त्रस्यति। और जब शप लगाएंगे तो त्रस धातु हो गई, त्रस में जो आ है ये आपका शप का विकर्ण हो गया,
शब का अ हो गया और ती आपका प्रत्यय हो गया, आपका त्रसती बन गया। इसी प्रकार आपको त्रस्यति, त्रस्यतः, त्रस्यन्ति, त्रस्यसि, त्रस्यतः, त्रस्यतः, त्रस्यामि, त्रस्यावः, त्रस्यामः बनाना है। ठीक है, अब यस धातु का भी देखिए। अब धातु क्या है? यस धातु। ठीक है, अब यस धातु के लिए कुछ पढ़ाया था क्या आपको? सूत्र किसी को याद हो, जिसने लिखा हो तो उसको पता होगा। यशोनुपसर्गात्। यशोनुपसर्गात्। यशोनुपसर्गात् क्या कहता है कि यस धातु अनुपसर्गात्, न उपसर्गात्, अनुपसर्गात्, न उपसर्गात्, अनुपसर्गात्। अर्थात जब आपकी यस धातु अनुपसर्ग होगी, अनुपसर्ग मतलब उपसर्ग रहित होगी, उपसर्ग रहित होगी, तब यस धातु के दो रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे यस धातु के? तब दो रूप बनेंगे। ठीक है, तो कैसे? क्या? यस्यति और यसति, शन लगा देंगे आप तो यस्यति और यसति बनेगा। ठीक है, और इसी में मैंने पढ़ाया था आपको, एक सूत्र पढ़ाया था कि जब इन्होंने मना कर दिया, जब इन्होंने कहा कि आप उपसर्ग लगाएंगे तब आपको कितने रूप बनाने? केवल एक रूप बनाना है। एक बनाना, उपसर्ग लगाएंगे तो एक रूप बनाना है। पर इन्होंने एक सूत्र बनाया संयसश्च, यदि सम उपसर्ग लगाएंगे तब भी आप दो रूप बना सकते हैं। समझ में आया आपको? जब आप सम उपसर्ग लगाएंगे तब भी आप दो रूप बना सकते हैं। आपको लिख के दिखाने की तो जरूरत नहीं है किसी को, बताइए। ठीक है, कि सम उपसर्ग के साथ भी आप यस धातु में सम उपसर्ग लगेगा तब भी आप उसका शन और शब्द विकरण लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि अन्य कोई उपसर्ग लगाएंगे तो कितने रूप बनेंगे? एक रूप बनेगा। अर्थात यस धातु उपसर्ग रहित होगी तो दो रूप बनेंगे, और यदि सम उपसर्ग सहित होगी तो भी दो रूप बनेंगे, और यदि सम उपसर्ग से भिन्न कोई प्रत्यय उपसर्ग लगेगा तो कितने रूप बनेंगे? केवल एक रूप बनेगा, और वो भी शन विकरण के साथ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जनि धातु, तो जन धातु देखिए आया जनि प्रादुर्भावे, तो सूत्र क्या था आपका? ज्या जनोर्जा, कि ज्या और जन धातु के स्थान पर जा आदेश होता है। कब होता है? शित प्रत्यय के परे रहने पर। तो आपका जो ये शन विकरण है ये आपका शित है कि नहीं है? शित होने के कारण क्या है, ये हमारा जन धातु के स्थान पे जा आदेश हो जाएगा। तो जा, फिर शन का बच्चा य, जाय, और ते प्रत्यय जुड़ गया आपका, तो क्या बन गया आपका? जायते। सिद्धि समझ में है आप सभी को? कुछ नहीं करना है, शन आपका विकरण है, और यते या यति देखिए आपका यते या यति बनेगा कि नहीं बनेगा? यते यति रहेगा ये आपका। हरिओम, हरिओम। हाँ, देखिए यते हमेशा रहेगा और यति आपका रहेगा हमेशा। ठीक है ना, या तो यते रहेगा, अगर परस्मैपद होगा तो यति रहेगा, और यदि आत्मनेपद होगा तो क्या रहेगा? यते। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, धातु को जोड़ देना है। अब जैसे मिद धातु है, अब मिद धातु से हमने शन विकरण लगाया। अब शन विकरण कैसा है हमारा? हलादि अपित सार धातु के। हलादि अपित सार धातु होने के कारण अपित होने का प्रयोजन क्या है, कोई बता सकता है? गुणवृद्धि निषेध। गुणवृद्धि निषेध। तो मिद धातु में उपधा में लघु इक है कि नहीं है? मिद धातु में लघु इक, तो मिद धातु के लघु इक को पहले पुगंत लघु पदस्य इस सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त था, उसका किंचित ने गुण निषेध कर दिया। उसके बाद पाणिनि जी ने एक पुनः सूत्र बनाया, क्योंकि पाणिनि जी को मिद धातु में गुण करना इष्ट था। इष्ट था मतलब उनको चाहिए था कि मिद धातु में गुण हो। ठीक है, तो मिद धातु में गुण हो गया तो क्या हो गया? इस सूत्र से मिदेर गुण, मिदेर गुण सूत्र के द्वारा मिद धातु को गुण होता है, तो मिद धातु को गुण हो गया। तो मिद धातु गुण होने पर क्या बन गया? मेद्य। मेद, मिद को गुण होकर क्या बनेगा? मेद। और जब आपने यति जोड़ेंगे तो मेद यति, मेद्यति। ठीक है, अब देखिए दिव धातु है, दिव, शिव और श्रिव। ठीक है, और भी देख लीजिए कौन सी धातु है। तो ये आपकी वकारांत धातु है। कैसी धातु है आपकी? वकारांत धातु है। तो वकारांत धातु के लिए एक सूत्र पढ़ाया था, वकारांत और रेफांत धातुओं के लिए, कोई बता सकता है? धातु हलिचा, हलिचा। ठीक है, वो क्या कहता है कि रेफांत और वकारांत धातु के लघु
के इक को दीर्घ होता है, ठीक है। रेफांत और वकारांत धातु के क्या होता है, उसको इक को दीर्घ होता है, इक उपध, उपधा में यदि इक हो तो उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए इन धातु की उपधा में इक है कि नहीं है, बताइए। तो इन सबको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। हाँ, लघु इक है तो लघु इक को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो दिव था तो दिव को क्या हो गया, दिव को कर देंगे तो दिव्य बन गया आपका। समझ में आया महोदय? दिव में लघु इक है। पहले कैसे समझना है आपको कि ये धातु हमारी वकारांत है। जो धातु आपकी वकारांत होगी अथवा रेफांत होगी उसको हल प्रत्यय के परे होने पर, हल के परे होने पर क्या करना है, आपको दीर्घ करना है। अर्थात ये सूत्र आप यदि इसके बाद में श विकरण होता, श में इत्संग होने पर क्या बचता, अ, तो क्या ये सूत्र लगता वहां पर, बताइए? नहीं लगता। नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सूत्र की शर्त है कि हल प्रत्यय पर में होना हल परे चाहिए, होने पर है। हलादी होना चाहिए, ठीक है, हल बाद में होना चाहिए। तो अगर आ होता तो आ तो अच में आता है, इसलिए नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कहा कि आप ये हमारा अपित है और श भी हमारा अपित है, ठीक है। श प्रत्यय भी हमारा कैसा है, ये शन विकरण हमारा हलादी अपित है। और जो आवाज आ रही है किसी की, आप सभी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। तो अब मैं सबका माइक म्यूट कर देता हूँ, आप खोल लीजिएगा मनीष जी। जी महोदय। तो शन विकरण और श विकरण में अंतर क्या है कि शन विकरण हमारा हलादी अपित सार्वधातुक है और श विकरण हमारा कैसा है, अजादी अपित सार्वधातुक है। तो हलादी को हलादी को निमित्त मान करके जो सूत्र लगते हैं वो हलादी इसमें लगेंगे और जो अजादी को निमित्त मान करके लगते हैं वो उसमें लगेंगे। जैसे कि यहां पर आपने हलीचा सूत्र लगाया कि नहीं लगाया, हलीचा, सभी वकारांत धातुओं में आपको हलीचा सूत्र लगाना है क्योंकि आपको शन विकरण में य मिलेगा इसलिए आपने लगाया। पर आप जब श विकरण में जाएंगे तो आपको वकारांत धातु होते हुए आप लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें क्या मिलेगा, बाद में अच मिलेगा, ठीक है। अब करते हैं कि ठीक है, हमको एक प्रयोजन तो ये मिल गया और दूसरा प्रयोजन क्या मिलता है, तो कहते हैं कि वहां पर हम श विकरण परे होने पर हम अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु अंगो लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते हैं। क्या कहता है, अजादि अपित प्रत्यय के परे होने पर वह अचिष्णु धातु सूत्र अजादि अपित में लगता है, अर्थात श विकरण के परे होने पर लगेगा और यहाँ शन विकरण में वो सूत्र नहीं लगेगा। लगेगा क्या महोदय? नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपने सभी वकारांत धातु की उपधा को दीर्घ कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, हरिओम मनीष। आज बोलिए महोदय। मुझे इसमें कि जैसे ये हलीच सूत्र है, ये तो त्रिपादी वाले उस खंड का है और उसमें तो मेरी अभी तक समझ है कि वो संधि वाले जो हैं वो हैं और यहाँ पर ये तो अंकार तो नहीं है, ये संधि का विषय है। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए संधि का विषय कैसा नहीं, क्या संधि का विषय नहीं है ये। या फिर देखिए संधि और अंग कार्य में अंग किसके अंदर कार्य हो रहा है, बताइए? अंग के अंदर कार्य हो रहा है। अंग क्या है आपका, स्ठीव धातु है, तो आपका अंग के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो ये अंग कार्य है आपका, ठीक है ना महोदय? ये आपका क्या है, अंग कार्य है। और ऐसा नहीं है कि अंग कार्य 8 त्रिपादी सूत्रों में नहीं हो, ठीक है। अच्छा, उसमें भी अंग कार्य है। हाँ जी महोदय जी, ठीक। अब धातु आई दो शो छो शो, 4 आपकी ओकारांत धातु आई। तो 4 ओकारांत धातुओं को क्या लिखा है पुस्तक में, इन आपने सूत्र पढ़ा होगा माता जी की पुस्तक में, माता जी ने दिवादीगढ़ की सारी धातुओं में दे रखा है, ओ का लोप हो जाता है, ठीक है। सभी के पास पुस्तक होगी जिनके पास, हाँ, ओता शनि। तो ओकार का लोप होता है, कब होता है, शित प्रत्यय के परे होने पर। दिवादीगण की धातुओं के ओकार का लोप होता है शन विकरण के परे होने पर, ठीक है। ओतः शनि, तो मैंने आपको सभी को बताया था कि शनि बोला है अर्थात शन विकरण के परे होने पर। और शन विकरण कहाँ होता है महोदय?
दिवादी गण में। तो इससे हमें इस सूत्र ने स्पष्ट नहीं किया कि दिवादी गण की धातु के उकार का लोप करना है। इसने स्पष्ट कैसे करना है हमें कि इसने शनि बोला है, और शनि कहाँ होता है, शन मतलब शन विकर्ण कहाँ होता है, तो दिवादी गण में होता है। तो दिवादी गण की धातु होगी तभी उसे शन मिलेगा, और शन है इसका मतलब दिवादी गण की धातु है। तो तभी हमने एक, इसे कहते हैं ज्ञापन हो गया। इसे क्या कहते हैं महोदय? ज्ञापन होना, मतलब कि एक समझना आपस में कि इस कारण से यहाँ पर इस अपने आप ही ज्ञान होता है कि यहाँ पर इस चीज का ग्रहण है। ठीक है, तो इन धातुओं के ओकार का लोप हो जाएगा। ओकार का लोप हो गया महोदय, तो क्या बनेगा आपका? 2 था, तो 2 को क्या बनेगा? यदि 2 में ओकार का लोप 2 होगा और यह लग के द्य होगा। ये कहाँ गया? हाँ, तो 2 तो द्या बनेगा आपका। ठीक है, और शो में श्या, छो में च्या, शो में श्या। अब देखिए जितनी भी दीर्घ ऋकारांत धातु आई, दीर्घ ऋकारांत धातु को 2 भागों में विभाजित किया गया था। दीर्घ ऋकारांत धातु मतलब सॉरी ऋकारांत धातुओं को 2 भागों में विभाजन किया था, और उसमें भी जो दीर्घ ऋकारांत थी उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, आप सभी को सूत्र याद होगा, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि दीर्घ ऋकारांत धातु से यदि पूर्व में ओष्ठ वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो? ओष्ठ वर्ण। तो री के स्थान पे क्या आदेश होता है? अर आदेश। अर होता है। एक बार रिकार को इर होगा। नहीं, आप लोग क्लियर करिए पहले। ई आदेश होता है और उरंध्र पर से इर हो जाता है। मैंने आप लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं सबने। मैंने बोला कि यदि री के दीर्घ री के पूर्व में ओष्ठ वर्ण हो तो क्या आदेश होता है? उर आदेश होता है। उर आदेश होता है, ठीक है ना। यदि ओष्ठ वर्ण हो तो उर आदेश होता है, यदि ओष्ठ वर्ण नहीं हो तब इर आदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपकी ज्री धातु है, ज्री धातु में क्या है, री से पूर्व में ज है आपका, और ज आपका ओष्ठ वर्ण नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, री के स्थान पे एर आदेश हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा? सूत्र तो बता दीजिए। रीत इद धातु हो। ठीक है, तो आपने रीत इद धातु सूत्र के द्वारा आपने क्या किया कि री के स्थान पे एर आदेश कर दिया। ठीक है, अब देखिए धातु आई आपकी रंज धातु आई। अब रंज धातु आई तो रंज धातु आपकी, रंज धातु को देखते ही आपको थोड़ा बहुत अजीब सा लगेगा जब आप देखेंगे ना रंज संज ऐसे करके जो धातु आएंगी जिसमें आपको यह मिलेगा। तो आपने देखा कि जो रंज धातु है, ठीक है, ये वो कहाँ गया? एक मिनट मैं इसे थोड़ा दोबारा खोल रहा हूँ। ज्यादा ही कुछ जूम हो गया, दिख नहीं रहा। हाँ, दिख नहीं रहा महोदय, कंट्रोल करने का सिस्टम हट गया था उसमें। रंजस संजस स्वंजाम शपी ऐसा। हाँ, तो ये आपका आगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए, तो जितनी भी ये धातु रंज रागे है। अनिर्दित धातु किसे कहते हैं? अनिर्दित धातु ऐसी होती है कि जिनकी उपधा में नकार को पाणिनि जी ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था। क्या, कहां से पढ़ा था? स्टार्टिंग से, मतलब कि उपदेश अवस्था से ही जो धातु में उपधा में ना हो। उपदेश अवस्था आपको पता है किसे कहते हैं? उपदेश अवस्था, अर्थात पाणिनि जी ने उसको जैसा पढ़ा था उसे उपदेश अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो पाणिनि जी ने क्या पढ़ा? रंज रागे पढ़ा। तो रंज में तो उपधा में ना यहाँ है कि नहीं है, बताइए। तो ये धातु आपकी कैसी है? अनिर्दित धातु है। और अनिर्दित धातुओं का क्या प्रयोजन है? कोई बता सकता है? अनिर्दित धातुओं का सूत्र बताएगा सभी को। अनिदिताम हल उपधायाः किंगिति। तो देखिए इसमें अनिदिताम हल बोला है, अर्थात ऐसी अनिदित धातु जो हलंत हो, ऐसी अनिदित धातु जो क्या हो? हलंत। तो रंज धातु आपकी अनिदित है कि नहीं है? और हलंत है कि नहीं है? अनिदित भी है और हलंत भी है। ठीक है, तो अनिदित हलंत धातु के क्या हो जाएगा? यहाँ का नकार का लोप हो जाएगा। कब होगा? कित गित प्रत्यय के परे होने पर। तो कित गित, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा शन विकरण है ये तो ना तो कित है ना तो गित है,
फिर क्या करेंगे महोदय, बताइए। अपित है तो गीतवत हो जाएगा। हाँ, अपित है तो क्या हो जाएगा, गीतवत हो जाएगा। किस सूत्र द्वारा? सार्वधातुकमपित। सार्वधातुकम, ठीक है। अब देखिए धातु आई आपकी भ्रंश, भ्रंशु अधः पतने, ठीक है। अब इस धातु में भी भ्रंश है। स्टार्टिंग में पाणिनि जी ने ना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उपधा में? ये जो आपको अनुस्वार दिख रहा है पहले ना था ये, ठीक है। तो ये धातु भी आपकी अनृत है, तो आपको इसमें भी करना है। अब ना का लोप कर देंगे क्या बनेगा, भ्रश बचेगा। भ्रंश में क्या बचेगा, भ्रश बचेगा, ठीक है। और भ्रश में फिर या जोड़ देंगे तो भ्रश्य, फिर रूप चलाएंगे भ्रश्यति। अब आपकी आई व्यद धातु। अब व्यद धातु को हमें क्या बनाना है, व्यद धातु को यहाँ पर विध्य बनाया है, ठीक है। अब बताइए व्यद धातु को संप्रसारण करेंगे, ठीक है ना। यदि एकदम से आप देख रहे हैं धातु में य है, ठीक है, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि धातु में आपके व्यद मतलब य है, ठीक है, और एकदम से वो वहां पर फिर या की जगह ई आ गया, तो या की जगह ई हमेशा कब आ सकता है, जब संप्रसारण हुआ हो, ठीक है महोदय। या की जगह हमेशा ई कब आ सकता है, जब संप्रसारण हुआ हो, ठीक है। अब व्यद धातु है। अब आपने देखा कि व्यद का विध्य बना रहे हैं, तो आपने सोचा कि विध्य में या तो हमारा, चलो मान लिया या तो हमारा विकर्ण है, ठीक है, बचा क्या, विद बचा। तो व्यद था, व्यद को विद कैसे हो गया, या कहाँ गया, और या के स्थान, और या कहाँ गया, और ई कहाँ से आ गया। तो आपने क्या सोचना है कि या के स्थान पर ई कैसे हो सकता है, तो संप्रसारण से ही ई हो सकता है। अब संप्रसारण करते हैं तो सूत्र क्या था आपका, ग्रहिज्या वही व्यधि, व्यद पड़ गया इसमें सूत्र में, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्जति नाम गितिचा। तो कहता है कित और गित प्रत्यय के परे होने पर इन धातुओं को क्या होता है, इन धातु के को संप्रसारण होता है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर कित गित, अगर रंज धातु दिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये इसका वादिगण करना है या द्विवादिगण करना है या क्या करना है, कैसा पता चलेगा? तो धातु याद करनी पड़ेगी ना आपको। नहीं, क्योंकि उसमें रंज संज संजाम सभी, उसमें भी शब्द प्रत्यय वाला भी, तो वो भी तो सेम ऐसा सूत्र आता है, वो भी रंज धातु है। तो हमें पता कैसा चलेगा इसको सॉल्व करना, कैसा करना? तो देखिए उन दोनों का रंज संज संजाम शपी, उनको एक बार देख लेते हैं। नहीं वो ये पता है, लेकिन शब्द विकरण, हाँ वो शब्द विकरण होता है। उस धातु को एक बार स्वरूप को देखते हैं कि उस धातु में और इस धातु में अंतर क्या है, ठीक है। वो भी रंज रागे है और ये भी रंज रागे है, ठीक है ना। पर लेकिन जब आप रंज धातु से आप ये मान लीजिए, जब आप रंज धातु से क्या कहते हैं, शप लगाएंगे, ठीक है। आपकी इच्छा हुई कि आप रजते कहना चाहती, रजती या रजते कहना चाहती हैं, ठीक है। आपकी क्या करने प्रयोजन हुई, आपने कहा रजती, ठीक है, और या फिर आपने कहा रज्जती बोला आपने, ठीक है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि रजती में या का लोप किससे हुआ है, तो आपको क्या कहना है, रंजेश्च सूत्र के द्वारा, ठीक है। और यदि आपसे कोई पूछा जाए कि ये रज्जती में या का लोप किससे हुआ है, ना का लोप, तो आपको क्या कहना है, अनिदिताम हल उपधायाः किंगिति, ठीक है। आपके पास इच्छा अनुसार है कि आप शन विकरण लगाइए या फिर शप विकरण लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि धातु आपके दोनों गणों में पड़ी गई है, ठीक है। अब देखिए आपकी इसके बाद वेद धातु थी, तो वेद धातु को हमें कार्य करना था। वेद धातु के स्थान पे क्या हुआ, संप्रसारण प्राप्त हुआ। अब वेद धातु को जब हमने आनुपूर्वी क्रम से करा, तो श्यामला जी बताइए कि वेद धातु को जब आनुपूर्वी क्रम से करेंगे तो इसमें कितने वर्ण होंगे और कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे? वो प्लस य प्लस ओ प्लस धो, ठीक है, ठीक है। अब आपने वा या धा और अ, वा या अ और धा, ठीक है। तो अब आपके मन में आया कि संप्रसारण करना है, संप्रसारण वा को भी संप्रसारण हो सकता है और
या को भी संप्रसारण हो सकता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो किसके स्थान पे संप्रसारण होता है? यण के स्थान पे, मतलब या व रा ला के स्थान पे संप्रसारण होता है। तो यहाँ पर व को भी संप्रसारण हो सकता है, या को भी संप्रसारण हो सकता है। तो किसको संप्रसारण करें? तो किसको पहले जो आता है। ऐसा तो नहीं है, ऐसे आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कुछ भी। कोई सूत्र तो बताइए। ज्ञान संप्रसारण, वो तो संप्रसारण करने के लिए कहता है, वो तो इतना कहता है कि यण के स्थान पे एक संप्रसारण होता है। न संप्रसारणे संप्रसारणम, न संप्रसारणे संप्रसारणम। ठीक है, तो क्या कहता है न संप्रसारणे संप्रसारणम? कि संप्रसारण के परे रहते संप्रसारण नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आ गया एक, हाँ, धातु की स्थिति क्या आती है? एक मिनट आपकी, हाँ। तो धातु की स्थिति आपकी व्यद। ठीक है, व, य, अ और ध। तो यहाँ पर दो संप्रसारण है आपके। संप्रसारण क्या, कौन कौन से दो हैं आपके? व है और या है। क्योंकि व और या के स्थान पे संप्रसारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तब सूत्र आता है आपका न संप्रसारणे संप्रसारणम। वो कहता है संप्रसारण के बाद में रहने पर संप्रसारण नहीं होता है। तो जब हम वा को संप्रसारण करने चलेंगे तो बाद में संप्रसारण या है कि नहीं है? बताइए। तो सूत्र का अर्थ क्या है? कि संप्रसारण के बाद में रहने पर पूर्व वाले को संप्रसारण नहीं होता है। तो हमने वा को निमित्त वा को संप्रसारण करने चलेंगे तो या संप्रसारण को देख करके वा को संप्रसारण होगा क्या? नहीं होगा। अब जब हम फिर या को संप्रसारण करने चले तो हमने सोचा कि एक बार फिर से घटाते हैं। तो वो क्या कहता है कि संप्रसारण के बाद में रहने पर संप्रसारण नहीं होता है। तो संप्रसारण जो हमारा या है, इसके बाद में कोई संप्रसारण है क्या? नहीं है। तो या के स्थान पे संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण होने पर क्या होता है आपका? ई होता है। ठीक है, और जब आप संप्रसारण कर लेते हैं तो एक सूत्र आता है संप्रसारण आच्च। क्या सूत्र आता है आपका? वो सूत्र क्या कहता है? संप्रसारण से अच परे होने पर दोनों के स्थान पे क्या होता है? पूर्व रूप होता है। तो संप्रसारण आपका क्या है? ई, और संप्रसारण से अच परे होने पर, अच बाद में अ, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पे ई हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका? वेद बन गया। और इसमें यति मतलब या आपका विकर्ण और ती आपका प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया जाएगा? दोनों को जोड़ दिए तो विद्यति। ठीक है, अब देखिए धातु आई एक समाधिगण है। आप सभी को समाधिगण पढ़ाया गया था? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? क्षमाम अष्टानाम दीर्घा शनि। तो सूत्र का अर्थ ही आपको देखो, मैं चाहता हूं कि कोई एक व्यक्ति मुझे इस सूत्र का अर्थ आदेश, स्थानीय और निमित्त के द्वारा समझाए। कि यदि कोई भी व्यक्ति पढ़े तो कैसे समझ में आएगा उसको? कोई है सर? श्रम आदि जो धातु है, 8 धातु, शनि तो निमित्त है। हाँ, शनि निमित्त रहेंगे तभी उसको दीर्घ होगा। सर समाधि धातु स्थानीय है, दीर्घ आदेश है और निमित्त शन परे होने पर है। हाँ ठीक है, पर लेकिन मैं वो सूत्रों के द्वारा समझाइए आपने। समाधि धातुओं को दीर्घ होता है, ऐसा है वो। नहीं, शनि सूत्र क्या है आपका? क्षमा अष्टाना दीर्घ शनि। शनि तो जो है अब हाँ, अब आप ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए, आप ऐसे मत बताइए मेरे को। आपको क्या बताना है कि इसमें ये विभक्ति है और इस विभक्ति का अर्थ यह होता है, तो इस कारण से यहाँ पर यह होगा। ठीक है, ऐसे बताइए। शनि तो सप्तमी है जी, शनि सप्तमी। दीर्घ है, प्रथम विभक्ति तो आदेश हो गया, और अष्टानाम जो है वो षष्ठी विभक्ति है, उसके स्थान में आएगा। ठीक है, तो शमाम अष्टानाम दीर्घा शनि, ये 3 चीजें हो गई। तो शमाम अष्टानाम में षष्ठी का बहुवचन है, अर्थात बनता है, अर्थ क्या बनता है कि शम आदि धातुओं के स्थान पर। फिर बताया दीर्घा, दीर्घ में प्रथमा विभक्ति है, तो मतलब क्या होता है? शमाम अष्टानाम आदि धातु के। पहले आपको दीर्घ करना है। ठीक है, दीर्घ मतलब
दीर्घा मतलब दीर्घ होता है, समाधि 8 धातुओं के स्थान पे क्या होता है, दीर्घ होता है। क्या कहते हैं निमित्त क्या है, तो कहते हैं शनि। शन में आपके सप्तमी विभक्ति है शनि में, तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, परे होने पर, मतलब शन विकर्ण के परे होने पर आपको क्या करना है, दीर्घ कर देना है। तो समाधि धातुओं को दीर्घ कर देंगे तो क्या बनेगा आपका, बताइए महोदय। शाम, शम को शाम, तम को ताम, दम को दाम, श्रम को श्राम, भ्रम को भ्राम, क्षम को शाम, क्लम को क्लाम और मद को माद। मनीष जी, हाँ इसमें जी। लोग दीर्घ करने के बोलते हैं, हम लोग हमेशा श को क्यों करते हैं, हम लोग को म को क्यों दीर्घ नहीं करेंगे? दीर्घ स्वरों को ही होता है महोदय, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर के ही भेद होते हैं, कोई भी व्यंजन के स्वर के भेद नहीं होते हैं, ठीक है महोदय। हाँ, और देखिए अब कि अब आया सूत्र आपका कि दिवादिगण की शेष धातु। अब दिवादिगण की जितनी भी शेष धातु है तो उनको आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। दिवादिगण इतनी धातुओं को छोड़ करके आपको कुछ नहीं करना है, जैसी की जैसी धातु आपको क्या करना है वैसा वैसे इसमें विकर्ण जोड़ देना है, ठीक है। अब कहते हैं माँ धातु में विकर्ण जोड़ा तो माया बन गया, ठीक है। पी धातु में विकर्ण जोड़ा तो पीय बन गया। अब कहते हैं पी धातु में तो गुण कर देना चाहिए था, क्योंकि हमने भवादिगण में पढ़ा था कि जितने भी इकारांत धातु है उनको हमने क्या करा था, गुण करा था। पर यहाँ पर गुण क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि किंग सूत्र के द्वारा निषेध हो जाएगा। तो चाहे उपधा में लघु इक हो, चाहे अंतिम में इक हो, तो गुण तो होना ही नहीं है, गुण तो होना ही नहीं है महोदय। फिर क्या करना है आपको, बस जोड़ देना है जब गुण नहीं होना तो क्या हो गया, मायते पीयते ईयते प्रियते रियते ब्रियते, बस जोड़ते जाइए। दिवादिगण की सारी धातु आपने सिद्ध कर ली, ठीक है। आप सभी ने अभ्यास कर, आज का अभ्यास हो गया आपका। महोदय एक शंका है, पूछिए। 1076 जो है अनुरुद्ध कामे, 1076 हाँ, अनुरुद्ध कामे, तो ये रुद्ध कैसा हुआ, ये अनु कैसा हुआ, ये धातु आपकी रुद्ध है, अनु उपसर्ग लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अनु उपसर्ग के साथ इसका काम करना है उस धातु को। तो अनु का अनु कैसा हुआ, वो क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब हो सकता है कुछ वैसा हो, अनुरुद्ध कामे होना चाहिए था, उ को ओ कर दिया है शायद। अब शायद गुण करा है, तो क्यों करा है गुण, वैसे अनुरुद्ध ही कहेगा, अनुरुद्ध ही होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, या फिर नहीं वो एक बार पूछ लेंगे। विभक्ति में दिखाया, षष्ठी विभक्ति में दिखाया है अनु। अच्छा, षष्ठी विभक्ति में दिखाएंगे तो एक मिनट महोदय मैं देखता हूँ। षष्ठी विभक्ति में दिखाने पे क्या था, तो विसर्ग का तो लोप होगा नहीं, तो गुरु जैसा अनु, गुरोह में विसर्ग भी आता है महोदय, गुरोह में विसर्ग भी आता है। एक बार पता कर लूंगा कि अनु क्यों दे रखा है, ठीक है माता जी। और 1068 में वो इरीच वाच्य वो लगेगा क्या, 1068 किसमें, 1068 ईशुचेत भाव है। हाँ देखिए सुचेर है ना आपका, तो इसमें एरित संज्ञा वाच्य हाँ एरित संज्ञा वाच्य लगेगा आपका, ठीक है ना। तो सुचेर में सुच बच जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब और फिर 1120 हाँ जी, एक मिनट, मेरे गुरुजी का फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ गुरु जय श्री कृष्ण गुरुजी, प्रणाम। भवादिगण को पूछो आप। गुरुजी मैंने उनसे पता किया, क्या भैरवा गुरुजी से, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं देख के बताऊंगा, देख के मैं फोन करता हूँ। और गुरुजी का रात को फोन किया तो उनका रात को फोन लगा नहीं, तो उनसे बात नहीं हो पाई। जी गुरुजी, जी गुरुजी,
वही गुरु जी, सूर्यमणि गुरु जी भी यही बोल रहे थे कि समय भरा हुआ है उनका भी, पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सारी सारी क्लास। हरिओम हरिओम। हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो हाँ वो सॉरी गुरु जी का फोन आ गया था। तो अब देखिए आगे क्या आपका प्रश्न क्या था? 1120 में राधो का राध कैसा हो? वो राधो अकर्मकाद, राध अकर्मकाद है, ये नहीं है। राधा अकर्मकाद है वो, उसको राधो ये संधि के नियम से हो गया। संधि का नियम आपको एक पहले विसर्ग को, फिर मैं आपको जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे ना आपको, तब आपको पता लगेगा। उत्व से हुआ है, उत्व से। पहले वहां पर राध विसर्ग था, फिर विसर्ग को क्या कहते हैं ऊ हो जाता है, फिर ऊ को गुण हो जाता है, फिर गुण होने के बाद में फिर उसको इसमें इंगा पदांतति सूत्र लगता है। तो आप केवल इतना समझ लीजिए यहाँ पर राध धातु है, ठीक है, राध धातु है आपको, और ठीक है इतना ही समझिए, राध धातु है केवल, ठीक है। और राध धातु में एक संज्ञा, मतलब राध धातु में राध बचेगा आपका, ठीक है ना। और यदि कोई दिक्कत होती है ना कभी कभी आपको, तो आप सभी लोग, आपके पास पाणिनि धातु पाठ है क्या? पाणिनि धातु पाठ हो, या फिर एक मिनट, जैसे देखिए क्या ये ASH करिए अष्टाध्यायी में तब। ये जरूरी नहीं है, निकाल दीजिए। तो मुझे सर्च भी तो नहीं कर रहा, बार बार तुरंत आ रहा है। ASH करिए, ASH आ गया नहीं। अच्छा एक मिनट, ASH अष्टाध्यायी.com पर ये सूत्र नहीं आया है मुझे। धातु इस पर क्लिक करिए ना, उसमें धातु पाठ भी है, धातु पाठ भी आएगा उसमें। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है ये। नहीं, आप क्लिक करिए, उसमें चेंज कर सकते हैं। अच्छा चेंज कहाँ से करना हाँ, मुझे? यहाँ राइट में क्लिक करिए, राइट में 3 लाइन्स है ना उसमें। हाँ, धातु पाठ ले लीजिए नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ लेते हैं आपकी धातु क्या है, राध, ठीक है। तो कभी कभी दिक्कत, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए राध आपकी धातु है इस प्रकार की है, ठीक है। राध वृद्धौ जो एक दिवादी गण की है, और राध समसिद्धौ है एक जो स्वादी गण की। तो हम दिवादी गण की धातु देख रहे हैं, तो देखिए इस कभी कभी दिक्कत होती है ना आपको, तो आप इसमें देख ले करें, क्योंकि माता जी की पुस्तक में भी कभी कभी कुछ चीजें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये आपका मूल है, इसमें आपको आराम से सही बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है। और जो आपने कौन सी धातु थी वो जो आपने बताई थी अनुपसर्ग पूर्वक,
वो 1076 अनुरुद्ध। रुद्ध 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 कामे। रुद्ध कामे, ठीक है। तो ये देखिए रुद्ध कामे धातु, केवल रुद्ध कामे धातु ऐसी की ऐसी है, द्विवादी गण की है। और बाद में जब आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में तो अनुपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग करा जाता होगा। तो केवल सामान्य में आपको इस ऐसी मिलेगी, इसमें ज्यादा बताएंगे नहीं। पर जब आगे की माता जी ने आगे की प्रक्रिया भी दे रखी है इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसलिए ठीक है। पर अभी आप केवल सामान्य समझिए, धीरे धीरे करके आप ना पहले सामान्य को सिद्ध करिए, फिर आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे करके कि कैसे इसका प्रयोग करना है, ठीक है। अब मनीष महोदय, हाँ जी, ये हमारे माता जी की पुस्तक में 491 पेज पर ये राधो ही दी गई है 1120 जो अभी पूछ रही थी भगिनी। हाँ जी 491 यहाँ पर जी 491 माता जी की नई पुस्तक में ये 1120 जो धातु क्रम में है ये राधो दिया गया है यहाँ पर। एक मिनट, राधो 1120 तो वैसे तो नहीं, राधो हो सकता है, पता नहीं कैसे दे रखा है माता जी ने, एक बार पता कर लूंगा मैं। और वैसे तो देखिए ये तो रुद्ध धातु हो गई, और इसमें राधो लिखा है, राधो लिखा है। एक बार देखते हैं मगर पता करता हूं मैं कि राधो कैसे है, क्यों लिख रखा है राधो। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर पता करते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस होना चाहिए। और अब किसी का कोई और प्रश्न तो चले फिर आगे। हाँ आगे ले लीजिए। तो अब कौन सा करना मतलब तुदादिगण, तुदादिगण, ठीक है। तुदादिगण की धातु में अब देखिए दोबारा तुदादिगण की धातु से कौन सा विकर्ण होता है, शा विकर्ण होता है। शा में शा की पहचान करी, शा में बचे आ, और जब आ की पहचान करेंगे आ प्रत्यय की, तो क्या पहचान है इसकी आ प्रत्यय की? अजादि अपित सार्वधातु, अजादि अपित सार्वधातु, अजादि अपित सार्वधातु, ठीक है। तो इसको अजादि होने के कारण इसमें हलिचा इत्यादि सूत्र लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। पर इसमें अजिष्णु भ्रुवाम योरी अंगो अंगो सूत्र इत्यादि लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो अजादि अपित मांगते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी स्टार्टिंग में ही आपका आ गया कि री धातु है आपकी, ठीक है। री पी धी इत्यादि धातु हैं। तो ये सारी धातु आपकी कैसी है महोदय? इकारांत है। कैसी है? तो मतलब इवर्णांत है, ठीक है ना। कैसी है? इवर्णांत। तो सूत्र कहता है कि इवर्णांत और उवर्णांत धातुओं को इयंग और उवंग आदेश होता है। कब होता है? अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय के परे होने पर। ये भी कह सकते हैं, अथवा ये से बोल सकते हैं कि अजादि प्रत्यय के परे होने पर, गुण निषेधक अजादि प्रत्यय के परे होने पर। तो जो आपका री धातु से आपने अ लाए, री धातु से विकर्ण क्या आएगा? अ। ये अ किसका विकर्ण है बताइए? शा का ही आ है, ठीक है ना। शा प्रत्यय था जो आपका, उसी का ही आ बचा है, ठीक है। तो री आ, तो री आ में क्या है? री हमारी इवर्णांत धातु है, तो इसके स्थान पे ई के स्थान पे ईयंग हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका? रिया और प्लस आ को जोड़ने में क्या बन जाएगा आपका? रिया। समझ में आपको? एक बार प्रक्रिया लिख के दिखा देता हूं। तो धातु देखिए, री धातु थी और उसके बाद में हमने शा विकर्ण लगाया, ठीक है। शा का बचा अ, तो री के स्थान पे क्या कर दिया हमने? ई के स्थान पे इयंग आदेश कर दिया, ठीक। इयंग आदेश कर दिया तो क्या हो गया? ई था, तो पहले ई को अलग कर लेते हैं। ई था और उस ई के स्थान पे क्या कर लिया? ई कर लिया। तो क्या हो गया? फिर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रा चला जाएगा ई में, तो री बन जाएगा आपका, और ये चला जाएगा आ में, तो क्या बन गया आपका? रिया। इसी प्रकार आपको इसमें कौन सा सूत्र लगा आपका? अचिष्णु धातु भ्रुवाई योरी अंगु अंगो, ठीक है। और देखिए अब इसी प्रकार री से रिया, पी से पिया,
तो केवल इवरणांत जितनी भी धातु होंगी, इवरणांत जितनी भी धातु होंगी उनमें आपको क्या करना है, इयंग आदेश करना है, और उवरणांत में क्या करना है, उवंग। उवंग। तो देखिए क्षी है, क्षी से क्या बन गया आपका क्षिया। गु है, गु से क्या बनेगा गुवा। गुवा कैसे बन गया, उ के स्थान पे क्या हो गया, उवंग आदेश हो गया। तो जब भी आपको उ और वा एक साथ मिले ना, तो उ और वा मिलने का मतलब क्या है, उवंग आदेश हुआ है, ठीक है ना। और केवल वा मिलेगा और उसके पूर्व में यण, चलिए ये सब बात बहुत वैसा विषय है, जब सब कुछ पढ़ा हो उसके बाद चर्चा करने का विषय, ठीक है ना। तो मतलब इतना देख लीजिए बस कि उ के स्थान पे उवंग कर दिया तो क्या बन गया, गुवा बन गया। ध्रुव के स्थान पे ध्रुवा, कु के स्थान पे कुवा। अब नु हमारा नु धु सु ये धातु हमारी कैसी थी, हमारी दीर्घ उकारांत है। तो वो सूत्र ये नहीं कहता कि ह्रस्व उकारांत कोई करेगा, नहीं, वो कहता है उवर्णांत। उवर्णांत बोलने पर मतलब क्या है कि चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उन सबके स्थान पे उवंग होता है। पर जब हम उवंग करेंगे तो उवंग में कौन सा उ आएगा, ह्रस्व उ आएगा। तो नु हमारा दीर्घ था, तो उसके स्थान पर हमने उवंग करा तो क्या बन गया हमारा, नु ह्रस्व उ बन गया। धू से धुवा, सु से सुवा। अब जैसे आपकी धातु आई मृ धातु आई, तो आप सभी को एक सूत्र पढ़ाया गया था, आप सभी को याद होगा, कोई बता सकता है? रिंग शयंग लिंगशु, रिंग शयग लिंगशु, रिंग शयग लिंगशु, ठीक है। तो ये सूत्र कहता है कि इतना समझेंगे केवल कि रिवर्ण शा विकर्ण के परे होने पर, किसके परे होने पर, शा विकर्ण के परे होने पर रिकारांत धातु के स्थान पे क्या होता है, रिंग आदेश होता है। रिकारांत धातु के स्थान पे क्या होता है, रिंग आदेश होता है। महोदय ये लिंग भी प्रत्यय है क्या? लिंग, हाँ। एक मिनट महोदय, लिंग शयग लिंगशु, हाँ, हाँ, लिंग लकार में... लिंग लकार के लिंग लकार होता है ना हमारा, हाँ हाँ, तो लिंग लकार का ग्रहण होगा यहाँ पर लिंग बोलने से। तो अब धातु तो ये क्या कहता है कि री के स्थान पर क्या करेगा, ये री के स्थान पे रिंग आदेश करता है। क्या आदेश करता है, रिंग आदेश करता है, ठीक है। कब करता है महोदय, तो आपको ये तो पता लग गया कि आपका स्थानीय कौन है, तो केवल शा प्रत्यय के परण पर। शा प्रत्यय मतलब कि केवल आपको शा प्रत्यय कहाँ मिलेगा, तुदादिगण में मिलेगा। अर्थात कि ये सूत्र केवल अभी आपका इन सभी गणों में किस में लगेगा, केवल तुदादिगण में लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, री के स्थान पर रिंग करना है। रिंग में क्या हो जाएगा, की संज्ञा होगी, तो क्या बचेगा, केवल री बचेगा। अब धातु ले लेते हैं, धातु क्या थी हमारी, मृ, मृ, मृ ले लेते हैं, ठीक है। अमृ धातु से हमने मृ के स्थान पे क्या कर दिया, हमने मृ कर दिया। हाँ, एक मिनट, मृ इस प्रकार थी हमारी, और मृ के री के स्थान पे हमने री के स्थान पे री करा, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, मृ बन गया। अब जैसे ही आपने मृ बना, अब ये धातु आपकी कैसी हो गई, अब इकारांत होगी, इसलिए इवर्णांत, इवर्णांत बोलिए, इवर्णांत होने से क्या हो जाएगा, इयंग आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इयंग आदेश होगा ना, एक या और जुड़ जाएगा, मरिया, और आ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा आपका, मरिया, ठीक है ना। समझ में आया आपको सभी को, मरिया कैसे बना, ई के स्थान पे इयंग आदेश कर दिया और बन गया आपका मरिया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, प्री से क्या बनेगा आपका, प्रिया, ठीक है। द्रि से द्रिया, ध्री से ध्रिया, क्री। अब जैसे ही क्रिया आई आपकी, तो तुरंत आपको सूत्र लगाना है। क्या सूत्र लगाना है आपको, बताइए क्या सूत्र लगाना है आपको, अभी आपको बताया था, अभी दिवादिगण में बताया था कि जितनी भी, हाँ, रीत धातु, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी क्री धातु आपकी दीर्घ रिकारांत है, तो आपको दीर्घ रिकारांत धातु में इन दो सूत्रों का को याद रखना ही है। आपको हमेशा दीर्घ रिकारांत धातुओं में आपको दो सूत्रों को हमेशा याद रखना ही है। और वो दो सूत्र कौन से हैं आपके, एक है आपका उदोष्ठ पूर्वस्य और एक आपका क्या है, रीत इत धातु हो, ठीक है। इन दोनों के से क्या होता है, एक उर करता है और एक क्या करता है, इर करता है, ठीक है।
पर उसके बाद क्या है कि उर और ईर करने के बाद में यदि हल वर्ण में है तो ईर करने वाला आपकी धातु कैसे हो जाएगी, रेफांत हो जाएगी, और उसके बाद हल प्रत्यय मिलेगा तो हलीचा से दीर्घ हो जाएगा। पर यहाँ पर जब आप दीर्घ करेंगे, वो क्री के स्थान पे ईर आदेश कर देंगे, तो आपकी धातु के बाद में आपको हल मिलेगा क्या, बताइए? नहीं मिलेगा। तो इसको दीर्घ होगा क्या? नहीं होगा। तो आपका क्या बनेगा? किरति बनेगा केवल। समझ में आया आपको निकुंज महोदय? क्या समझ में आया बताइए? क्री के बाद में ये दीर्घ हो जाता है, दीर्घ नहीं हुआ इसीलिए किर बनेगा। दीर्घ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ दीर्घ? हल नहीं है, हल नहीं है इसलिए। हल, क्योंकि दीर्घ करने वाला सूत्र है हलीचा, और वो कहते हैं कि हल परे होने पर ही दीर्घ करता है, और यहाँ पर शा विकरण में आ बचा है, और ये आ आपका आजादी है, इस कारण से हलादी न होने के कारण क्या है, दीर्घ नहीं होगा। ठीक है महोदय, समझ में आ गया महोदय? जी जी। अब सद धातु आई, सद शद, तो इन दोनों में कौन सा सूत्र लगाएंगे आप बताइए? आप लोग पढ़े हैं। वहाँ भ्राश ब्लाश वाला था। इसलिए मैंने आप सभी को कहा था कि आप सभी लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार से याद करिएगा कि पा को पिब, घ्रा को जिग्र, धमा को धमस, था को तुष्ट, मना को मना, दा को यच्छ, इस प्रकार से याद करेंगे ना तो आपको आराम से अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो सद को क्या होता है सीध, और शद को शीय। तो इस सूत्र के द्वारा सद को सीधा आदेश हो जाएगा, शद को शी आदेश हो जाएगा, आ जुड़ करके सीधा और शीया बन जाएगा। ठीक है, आपका समझ में आया सभी को? और इश धातु आई आपकी, धातु क्या है? इश। इश धातु में कौन सा सूत्र लगेगा बताइए? सारी प्रक्रिया आपको पढ़ाई दी थी भवादिगण में कि आपने श के स्थान पे छ करना है, फिर क्या करेंगे, छेचा से क्या करेंगे, छेचा से छ कर देना, छेचा से तुक का आगम करेंगे, फिर तुक में बचेगा ता, और ता को चूह से क्या बना देंगे, च। ठीक है, एक बार नेहा मानी जी बताइए क्या किया हमने इसमें? इशुगमी यमा छ से श को छ बनाया, और दूसरा कौन सा बताया आपने सूत्र? वो छेचा। छ से उसका तुदागम का आगम किया, तुक का आगम किया, और तुक फिर स्तोहस चुनाशु से पहले तुक में क्या बचेगा? तो बचेगा, तुक में केवल ता बचेगा एक संज्ञा करने के बाद। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद फिर स्तोह चुनाश्चु। ठीक है, अब देखिए त्रुट धातु है, त्रुट धातु में कौन सा सूत्र लगेगा? तो वही वा भ्राश ब्लाश भ्रमुक क्रमुक क्लमुत त्रसि त्रुटि लशः। ये त्रुट धातु को त्रुट, एक बार त्रुट लगेगा और एक बार शन लगेगा। तो मतलब मैंने आपको कहा था कि जब शन लगेगा तो क्या बनेगा, त्रुट जति बनेगा, और जब मैंने कहा था कि शपनी जो प्राप्त होगा वो लगेगा। तो त्रुट धातु आपकी किस गण की थी? तुदादिगण की। हाँ, त्रुट धातु आपकी तुदादिगण की है। तो क्या बना आपका, त्रुट को आ लगा तो त्रुटति बना। ठीक है आपका। अगर भवादिगण की होती तो क्या बन जाता बताइए? त्रुटयति। भवादिगण होती तो शब्द लगता, शब्द लगता तो क्या बनना चाहिए था भरत महोदय? त्रुटति ही बनता, त्रुटति बनेगा। अगर त्रोटति बनेगा, त्रोटति बनेगा, त्रोटति बनेगा। हाँ, आया ना आपको पकड़ में? पुगंत लघुपद। हाँ, तो आपको दोनों में शप में भी आ बचता है और शा में भी आ बचता है, पर दोनों का प्रयोजन समझ में आया? अंतर क्या है कि शप लगता तो उपधा में पित्त होने के कारण लघु उपधा में गुण हो जाता, और श लगा है तो मतलब उपधा में किंग ऋचा से गुण निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रुटति बना है। ठीक है, अब लज्ज धातु है आपकी। पहले क्या थी? लज्ज मज्ज कैसी धातु थी आपकी बताइए? कोई बता सकता है? भरत महोदय। हरिओम। हरिओम। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो क्या आप में से कोई सिद्ध कर सकता है कि लज्ज को
लज्ज बना करके दिखा सकता है? कोशिश करते हैं। हाँ जी। लज्ज का वो जो स है उसका वो श बन जाएगा पहले, फिर चुनाश्चु से च का ज बनेगा। नहीं, एक मिनट, नहीं, पहले बताइए क्या करना है, स्टार्टिंग से बताइए फिर से। ओके, लज्ज में जो स है जी उसको श बनाना है। श बनाना है। वो सूत्र मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। सूत्र है आपका स्तोषुनाश्चु ही सूत्र है आपका। ओके, स्तोषुनाश्चु से ही वो श बनेगा। जी। फिर अब एक मिनट लिख लेता हूं मैं। तो स और ज था, ठीक है। तो तालव्य सा को क्या हो गया? तालव्य श हो गया, किस सूत्र द्वारा हुआ? स्तोषुनाश्चु से। स्तोषुनाश्चु से, ठीक है। हाँ, फिर उसको झलाम जस झसी से उसको ज बनेगा। ज बनेगा, ठीक है। फिर वो जोड़ देना है, लज्ज हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अब अगला करेंगी श्यामला जी। हाँ, मत्स्य धातु है आपकी, ठीक है। मत्स्य धातु में चुनाश्चु से स की जगह तालव्य श हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद झलाम जसी से श की जगह पे ज आएगा, मज्ज मज्ज। ठीक है, ये तो हो गया। पर यदि किसी को दिक्कत हो कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो सूत्र आपको पता लग गए, सूत्र को देखिएगा। अब आप लोग सूत्र को जो सूत्र को हम पढ़ चुके हैं, उस सूत्र को यदि कहीं पर नाम बोल करके कार्य किया जा रहा है तो हमको उस सूत्र को खोलकर देखना चाहिए कि वो सूत्र क्या कह रहा है। हमें ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो सूत्र हर बार उस सूत्र को फिर उसका अर्थ घटाएंगे, हमें बताएंगे, नहीं। हमको बस सूत्र का नाम बोल दिया, तो अब हमें सूत्र के नाम से ही क्या समझना है, उसका अर्थ क्या है, वो अर्थ क्या है और वो कार्य क्या करता है, ठीक है। तो आपने मस्ज बना लिया, लज्जति लज्ज को लज्ज बना लिया, मस्ज को मज्ज बना लिया, ठीक है। अब विच्छ धातु आई। विच्छ धातु को क्या प्राप्त था महोदय? किस सूत्र द्वारा? किस सूत्र द्वारा होगा? धूप विच्छ पणिभ्य आयः। तो विच्छ को आय हो जाएगा, तो विच्छाय। अब विच्छ आय होने के बाद में क्या करेंगे महोदय, निकुंज महोदय? विच्छायति बाद में तो अ है, बाद में ती, अब जोड़ने का विच्छायति। जैसे ही आपने विच्छ में आय जोड़ा तो कोई एक कार्य करना पड़ेगा। सनादंत धातु से फिर धातु संज्ञा होगी। हाँ महोदय, बिल्कुल धातु संज्ञा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। हाँ। और ये विच्छ धातु आपकी किस गण की? तुदादि गण की है, इसलिए आपने क्या करा, इसमें श लगा दिया, ठीक है। और क्या बन गया आपका? विच्छायति बन गया आपका, ठीक है। अब आपका वृक्ष, प्रच्छ, भ्रज, भ्रज और व्यच्छ, इन चारों धातुओं में आप में से जिनका मैं नाम लूंगा वो बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है ना। पर मुझे एक बार मनीष जी एक मिनट छोड़ा, आपको रुकना चाहता हूँ। इसमें यदि हम लोग सनादंत धातु बनाते तो हमेशा शप ही लगता है कि वो हिसाब से लगता है? नहीं महोदय, शप नहीं लगेगा आपका, श लगेगा आपका। मतलब जिस गण की धातु है वो विकर्ण लगेगा ना आपका। आपकी विच्छ धातु आपकी किस गण की है? तुदादि गण की है। हरिओम। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। तो तुदादि गण के होने के कारण इसमें श ही लगेगा आपका, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, वृश्च धातु को वृश्च धातु को वृश्च बनाना है, और हम बनाएंगे विमल पांडे जी। विमल पांडे जी है क्या? हाँ महोदय, बना नहीं पाएंगे। क्यों? सूत्र याद नहीं है। कोशिश तो करिए। संप्रसारण संप्रसारणम ठीक है। एक बार विमल जी बनाइए। क्षम्यतां महोदय।
चलिए अनुपूर्वी क्रम करिए। हाँ, अनुपूर्वी क्रम वृश्च का व प्लस एक मिनट व फिर प्लस प्लस र प्लस स प्लस च प्लस अ। नहीं, ये बताइए पहले रा के बाद में आ आएगा कि नहीं आएगा? र के बाद आ आएगा। हाँ, फिर प्लस स प्लस च प्लस अ। आ नहीं आएगा, वृश्च हलंत है आपकी। जी, आ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो सूत्र कहता है कि सूत्र क्या है आपका, कोई बता सकता है कौन सा संप्रसारण करने के लिए सूत्र, कौन सा सूत्र कहता है? संप्रसारण है, संप्रसारण। अरे नहीं, आप सभी लोग गलत संप्रसारण। जब कोई आपसे पूछे कि संप्रसारण किसे कहते हैं, तब आपको बताना है कि इज्ञानः संप्रसारणम। पर जब आपसे पूछे कि संप्रसारण करने के लिए कौन सा सूत्र कहता है, तब आपको जो सूत्र कह रहा है ना संप्रसारण करने के लिए, वो सूत्र का नाम लेना है। तो सूत्र का नाम क्या है आपका? ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि व्यजति पृच्छति पृच्छति भ्रंजति नाम। ठीक है ना? तो इस सूत्र के द्वारा आपकी वृश्च धातु है, तो उसको सूत्र को संप्रसारण करने के लिए किसने कहा? इस सूत्र ने कहा। जब इस सूत्र के कहने बाद इसने संप्रसारण करने के लिए, जब यदि आपसे कोई पूछे कि संप्रसारण किसे कहते हैं, तब आपको कहना है इज्ञानः संप्रसारणम, ठीक है। और जब आपसे कोई पूछे कि जब संप्रसारण, तो यहाँ पर दो हैं, एक तो व संप्रसारण है और एक र संप्रसारण है, तो किसको संप्रसारण करें? तब आपको बोलना है न संप्रसारणे संप्रसारणम। तो किसके स्थान पे संप्रसारण हो जाएगा? व के स्थान पे संप्रसारण होगा या र के स्थान पे? र के स्थान पे। र के स्थान। और र के स्थान पे संप्रसारण होगा तो क्या होगा? री होगा। री हो गया, ठीक है। फिर सूत्र कौन सा लगेगा? वो पूर्व रूप वाला तो महोदय पूर्व रूप वाला तो ठीक है, पर सूत्र का नाम बताइए। संप्रसारणाच्च, ठीक है ना? संप्रसारणाच्च सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो गया। और अब मिला देंगे क्या बन जाएगा आपका? वृश्च था, ठीक है ना? तो वृश्च की जगह क्या हो गया? वृश्च हो गया आपका, ठीक है। समझ में आया आपको? वृश्च को क्या हो गया? वृश्च हो गया। अब इसी प्रकार से मीनाक्षी जी बताएंगी। मीनाक्षी जी हैं? मीनाक्षी जी है क्लास में? हाँ जी। माता जी बताइए कि प्रच्छ को पृच्छ कैसे होगा? प्रच्छ में प र अ जी इस तरह प के रा को री होगा। संप्रसारण तो होगा नहीं, संप्रसारणाच्च सूत्र नहीं। सूत्र का संप्रसारण करने के लिए किस सूत्र का? तो सूत्र आपका ग्रहिज्या वही व्यधिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्जति नाम गीतिचा। तो आप केवल इतना भी बोल सकते हैं ग्रहिज्या सूत्र के द्वारा। किस सूत्र के द्वारा? ग्रहिज्या। छोटा बोलना चाहते तो छोटा बोल सकते हैं। ग्रहिज्या सूत्र के द्वारा पृच्छ धातु को संप्रसारण प्राप्त हुआ, ठीक है। अब संप्रसारण किसे कहते हैं? इज्ञानः संप्रसारणम। तो रा के स्थान पे संप्रसारण क्या हो गया? री हो गया। तो फिर क्या हुआ? और उसके बाद में आ था, तो संप्रसारणाच्च से क्या हो गया? पूर्व रूप हो गया। तो क्या बन गया आपका? पृच्छ बन गया, ठीक है। अब अगला मीनू गुलाटी नहीं, ये कोई और बता है, ये बताएंगे आपके श्यामला जी बताएंगे। नहीं, नेहा माने जी भ्रज का, कि भ्रज धातु है, इसको भृज कैसे बन गया? भृज धातु को प्रसारण होके र का री हो गया है। र का री हो गया, ठीक है। फिर भृज हो गया। और अभी भी आप भ्रज को करेंगे तो र उसके री के बाद में आ मिलेगा। हाँ, अ मिलेगा। तो समप्रसारण से वो उसको ये हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप हो जाएगा। फिर आगे
और वो ये प्रत्यय लगा के बृजति बृजते होगा। देखिए यहाँ पर भ्रष्ट पड़ा है आपका, इसमें सा पड़ा है और यहाँ पर जा हो गया, तो आपको मैंने इसलिए बोला था हाँ। तो बताइए क्या नाम है नेहामाने जी, बताइए। हाँ सूत्र याद नहीं आ रहा है, स का ज बनाता है वो। सा का पहले तो आपको तालब दंत सकार को तालब शकार बनाना पड़ेगा, सकार को श होगा, फिर श से उसको सूत्र का याद नहीं, स से ज हो जाएगा उसका सूत्र आपका झलाम जश जशी, जश झलाम, ठीक है, झलाम जश जशी। तो सूत्र को क्या है, तो ब्रज बन गया आपका, ब्रज बन गया, ठीक है। इसी प्रकार व्यच को संप्रसारण करेंगे, क्या होगा, चंद्रकांता माता जी बताएंगी, बता सकती माता जी आप? मेरे को नहीं आता बताना। कोई बात नहीं माता जी, प्रयास करिए। नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। तो जल्पा जनी जी हैं? हाँ तो बताइए व्यच को विच कैसे हुआ? बताइए। अनुपूर्विक वो य और च होगा जी, और य की जगह पे वो रिवर्स सूत्र है ना एक, इससे य की जगह पे ई होता है। सूत्र आपका है ग्रहित ज्या वही व्यधिवश, वही, हाँ ठीक है, वही, हाँ वो को ई लग जाएगी। हाँ तो अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि वा को आपने या के स्थान पे ई कर दिया, तो यहाँ पर वा भी है, वा को भी संप्रसारण प्राप्त है और या को भी संप्रसारण प्राप्त है, तो किसको संप्रसारण करेंगे? या और या इकट्ठा है, या का संप्रसारण होगा। क्यों? वा का संप्रसारण, ठीक है चंद्रकांता माता जी कि संप्रसारण, यदि वा और या मतलब पहले वाले एक साथ दो संप्रसारण मिले तो बाद वाले को संप्रसारण करना है आपको, ठीक है? ठीक है जी। तो क्या हो गया, वेच को क्या हो गया, विच हो गया आपका, ठीक है, तो विचति बन गया। अब आया आपकी मुचादिगण आया, तो आप सभी को याद होगा मुचादिगण के लिए कुछ पढ़ाया था मैंने, नुम आगम करता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन धातु नुम आगम करना है, मुच में करेंगे, तो नुम आगम करने के बाद में जो वर्ण बाद में हो उसका पंचम अक्षर बना लेना है, तो मुच मुंच, सिच सिंच, विद विंद खिद खिंद पिश पिंश, और यदि श स ह बाद में हो तो अनुस्वार ही रहने देना है, ठीक है, श श श बाद में हो तो आपको अनुस्वार ही रहने देना है, ठीक है। ता तो कृंत, लिप से लिम्प और लुप से लुम्प, ठीक है। अब देखिए आपका इसके बाद 10 बज के आपको क्लास नहीं है ना आपके भाई साहब का? भैया की है अभी 5 मिनट है महोदय, ठीक है। तो क्या मनीष जी आपकी यही बात हम ध्यान में रखते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, यही बात हम ध्यान रखते हैं जी, आपको प्रेशर में नहीं लाना है जी। कोई वो नहीं महोदय, क्योंकि मेरी भी क्लास होगी, भवादिगण की चलेगी, सिद्धांत कौमुदी की 10 बजे से चलती है मेरी भी, पर गुरुजी ने मेरे को, मैं 10-5 तक एंट्री कर सकता हूँ उस क्लास में। तो देखिए अगली धातु आई त्रिम्फ धातु, ठीक है, त्रिम्फ धातु। अब ये धातु आई तो ये सारी की सारी धातु देखिए पाणिनि जी ने कैसी पड़ी हुई है, देखिए यहाँ से लेकर के त्रिम्फ से लेकर त्रिन्फ तक, त्रिन्ह तक, तो पाणिनि जी ने ये सारी धातुएं आपकी कैसी अनिदित धातु है, कैसी है महोदय? अनिदित। अब अनिदित धातु होने के कारण आपको क्या, अनिदित धातुओं का प्रयोजन ही क्या है ये बताइए? तो ऑलरेडी इसमें मकार या अनुस्वार पढ़ा हुआ है तो उसमें बाद कुछ करना नहीं, अनिदित धातुओं का नुमागम है ऑलरेडी। अनिदित धातुओं का प्रयोजन क्या है ये पूछ रहा हूँ महोदय मैं। अनिदित धातुओं में आप क्या करते हैं, जितनी भी आप, रमेश महोदय बताएंगे। इदित धातु में तो नुमागम होता है, अनिदित में नुमागम ऑलरेडी होता है, इसलिए धातु में जो ना है उसका लोप हो जाएगा। समझ में आया निकुंज महोदय?
अनिदित धातुओं के ना का लोप होता है, उपधा के ना का लोप होता है। त्रिम्फ, रिम्फ, द्रिम्फ, त्रुम्फ, ये सारी धातुओं के उपधा के ना का लोप हो गया। तो त्रिम्फ में उपधा के ना का लोप होगा तो क्या बचेगा निकुंज महोदय, बताइए। उपधा का लोप हो गया तो त्रिफ, त्रिफ, त्रिफ और त्रिफ। रिम्फ में रिफ, द्रिम्फ में क्या बचेगा द्रिफ, तुम्फ में क्या बचेगा तुप, गुम्फ में गुफ, तुम्फ में तुफ, उम्भ में उभ और शुंभ में शुभ, त्रिम्भ में त्रिह। अब इनमें ना का लोप हो गया, किस सूत्र के द्वारा हुआ, लिखा है आपको ऊपर भी लिखा है, अनिदिताम हलोपदायाः। अनिदिताम, हाँ, अनिदिताम हलोपदाय किंगिति सूत्र से के इनके ना का लोप कीजिए। ठीक है, तो ना का लोप कर लिया। अब कह रहे हैं लोप, हाँ जी शेमुषादीनाम शेतुफादीनाम नु वाच्यः। जी बोलिए। शेतुफादीनाम नु वाच्यः, वार्तिक ने फिर अनुमागम किया। महोदय एक मिनट, कोई कुछ कह रहा है, कौन क्या कह रहा है? मनीष महोदय, हाँ जी बोलिए। ये उपधा में लोप कहाँ हुआ, त्रिम्फ है तो त्रिम्फ ही तो पड़ा है। नहीं, अब इसके बाद दूसरी बार आएगा, दो सूत्र इसमें लग रहे हैं। हाँ, इसमें दो सूत्र लग रहे हैं। पहले तो एक तो ना का लोप कर रहा है और एक दोबारा नुम आगम कर दे रहा है, ठीक है ना। तो नुम आगम करने वाला सूत्र कौन सा आगे फिर, क्षेत्रिम्फादीनाम नुम वाच्य। लिखा है कि लोप होने के बाद, एक बार आपको लोप करना है, ना का लोप कर लिया, लोप होने के बाद आपको क्या करना है, क्षेत्रिम्फादीनाम नुम वाच्य से इन्हें पुनः नुम का आगम हो जाता है। ठीक है, तो रूप तो वही बनेगा, त्रिम्फ था तो त्रिम्फ का त्रिम्फ ही रह गया, पर पहले क्या करना था, आपको अनिदिताम से एक बार लोप किया और आपने फिर क्या करा, आपने क्षेत्रिम्फादीनाम नुम वाच्य, एक वार्तिक पढ़ दी गई कि जो त्रिम्फादिगण की धातुएं हैं उनको क्या हो जाए, नुम का आगम हो जाए। ठीक है ना, समझ में आया आप सभी को? ठीक है, तो नुम आगम हो गया, तो ये आपका इस प्रकार बन गया। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मनीष, ये नुमागम करके फिर न का लोप करके फिर लाने का प्रयोजन क्या है? न का ये इसलिए प्रयोजन है क्योंकि आपको बताया था मैंने, अनिदिताम हलोपधाय किंगिति सूत्र करता है 45 धातुओं के ना का लोप करता है। ठीक है, तो वो भेदभाव करेगा कि महोदय? नहीं करेगा, वो 45 की 45 धातुओं के ना का लोप करेगा। ठीक है ना, पर लेकिन पाणिनि जी को उन 45 धातुओं में से भी, उन 45 धातुओं में से भी कुछ धातु थी जिनको श प्रत्यय के परे होने पर नुम आगम प्राप्त था। ठीक है ना, श प्रत्यय के परे होने पर नुम आगम प्राप्त मतलब इष्ट था। तो पाणिनि ने फिर वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या नाम है उनका, कात्यायन जी ने क्या कर दिया, एक वार्तिक बना दी। ठीक है, कि जिससे दोबारा उनमें नुमागम हो जाए। ठीक है, ओके, उसका मतलब है कि पाणिनि जी ने उसको अनिदित हल से किया हुआ था और वार्तिक आके फिर उन्होंने देखा होगा कि ये तो प्रयोजन अपना लोक प्रयोग हो रहा है इसका। हाँ, तो लोक, हाँ बिल्कुल, कि लोक में शाह विक्रम के परे होने पर त्रिम्प ही पढ़ते हैं, तो उन्होंने दोबारा नुमागम कर दिया। ठीक है ना, और एक चीज और याद रखिएगा आप सभी लोग हमेशा, कि जिस प्रकार चाहे सूत्र का जो अर्थ है, यदि वह अर्थ घट रहा है तो उसका अर्थ घटाना चाहिए, चाहे बेशक उस कार्य को दोबारा कोई सूत्र आकर के कर दे। ठीक है ना, क्योंकि जब बारिश होती है तो वह क्या भेदभाव करती है क्या, कि नहीं मैं नदी में नहीं होंगी, सिर्फ पृथ्वी पर मतलब जमीन पर होंगी, ऐसा करती है बारिश भेदभाव? नहीं, तो जब बारिश होगी तो जल में भी होगी और क्या थल में भी होगी। ठीक है ना, समझ आया महोदय? तो सूत्र लगेगा आपका, तो सूत्र जहां पर लोप होने के बाद में उसको दोबारा वही बनना है तो वहां पर भी सूत्र लगेगा, और जहां पर लोप होना है वहां पर भी लगेगा। ठीक है, तो और इसके अलावा आपको क्या करना है, और जितनी भी धातु बची हैं आपके अधुपद, इदुपद, आपको कुछ नहीं करना है उनमें। एक मिनट, अधुपद में देख लेता हूँ। अधुपद धातु होगी, जितनी भी धातु होगी आपकी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है महोदय, सभी को आपको क्या करना है, आपको केवल जोड़ते जाना है। ठीक है, तो आज आप लोगों का तुदादिगण, यहाँ तक आपका तुदादिगण संपन्न हो गया। ठीक है, मनीष महोदय, धातु क्रमांक 1183
ओ बीज का उद्विज कैसे हो गया? उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है, अच्छा उपसर्ग लग गया हुआ, ठीक है। धन्यवाद। कोई धातु उपसर्ग के साथ ही यूज होती है, शायद इसीलिए उपसर्ग लगा। हाँ जी जी जी, ठीक है। तो और कोई प्रश्न? धन्यवाद महेश जी, ठीक है। सर्वेषां धन्यवादः। सर्वे मिलामः। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। धन्यवाद धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।